नमस्कार, नेशन नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता कृष्ण। नमस्कार, मैं हूं मंदार फिर से। मंदार, बिहार के सीतामढ़ी में 2 लड़कों को पहले गिरफ्तार किया गया, बाद में पुलिस कस्टडी में उनकी कथित तौर पर मौत हो गई। रिश्तेदारों ने जब उन लोगों का शव देखा तो उन्हें शव पर चोट के कई निशान मिले। इस पूरे मामले में 8 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है और मर्डर का चार्ज भी लगाया गया है। लेकिन सवाल यहाँ बार बार यही उठता है कि बिहार पुलिस को ऐसा करने के लिए लाइसेंस आखिर कौन देता है? जी, और साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या नीतीश सरकार की पुलिस उनके नियंत्रण में नहीं है? बिहार की इसी जल्लाद पुलिस और बिहार प्रशासन कब कुशासन में बदल गया, उस पर अपने पैनलिस्ट के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। नीतीश कुमार के बिहार में खुलेआम पुलिस की हैवानियत का खेल देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी में पुलिस के हिरासत में 7 मार्च को 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इन दोनों को लाया तो गया था पूछताछ के लिए, लेकिन पूछताछ के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। वाह रे नीतीश कुमार की जल्लाद पुलिस। खुद पुलिस का मानना है कि जब दोनों को लाया गया था तो वो स्वस्थ थे। पूछताछ के लिए 2 लोगों को ऐसे लाया गया था और आज उस समय वो स्वस्थ था। हाजत में रखा गया तो बहुत लोग उससे मिलने भी आ रहे थे। जब राज्य में ऐसी पुलिस हो तो गुंडों और जल्लादों का क्या काम? भले ही इस मामले में थाना प्रभारी सहित 8 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो सभी फरार चल रहे हैं। हम लोग एफआईआर भी रजिस्टर किए हैं। जो भी पुलिसकर्मी बाध्य है इसके लिए उन लोगों के ऊपर एफआईआर भी हम लोग रजिस्टर किए हैं, मर्डर केस रजिस्टर किए हैं। और इसमें 8 लोगों को हम लोग सस्पेंड किए हैं। जो भी पुलिसकर्मी वहाँ पे नेग्लिजेंस या जो भी इस तरह से भी उन लोगों का संलिप्तता है। थानेदार जो तत्कालीन थानेदार था उनको वहाँ पे डिटेन करके रखा गया था। तो वहाँ पे गिरफ्तारी करके रखे थे। वहाँ पे वो फरार हो गया तो वहाँ पे भी हम लोग एक केस रजिस्टर किए हैं। मिरर नाउ का बड़ा सवाल, आखिर कब तक यूं ही खुलेआम बिहार पुलिस की हैवानियत का खेल चलता रहेगा? कब तक पुलिस की गुंडागर्दी यूं ही चलती रहेगी? और आखिर कब बिहार सरकार इन गुंडा पुलिस पर नकेल कसेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर नाउ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हमारे सहयोगी श्याम बताए कि यहाँ पर जो पुलिस कर्मी जिन पर अब आरोप लग रहा है कि उन्होंने टॉर्चर किया था और उन्हीं के हाथों ये लड़के मारे गए थे, वो पुलिसकर्मी फरार है। इस पर बात आगे कितनी बड़ी है? क्या किसी को ढूंढ पाए है पुलिस? देखिए, बता दूं कि इस पूरे मामले में 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें जो लोकल एसएचओ हैं उस पुलिस स्टेशन के चंद्रभूषण सिंह, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुआ था। इन सबको कस्टडी में भी लिया गया था और वहां से महज 20 किलोमीटर दूर रूनी सैदपुर पुलिस स्टेशन में इन्हें रखा गया था कस्टडी में। लेकिन हैरानी की बात है कि वहीं पुलिस कस्टडी से कहीं ना कहीं पुलिस कनावेंस के साथ इन लोगों को भागने का मौका दिया जाता है और ये 8 पुलिसकर्मी फरार हो जाते हैं। बहरहाल इन्हें अभी तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन डीजीपी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो इन 8 पुलिसकर्मियों की डिसमिसल की ऑर्डर दे दिए जाएंगे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है कि कस्टोडियल डेथ होता है सीतामढ़ी में। 2 युवकों को उठाया जाता है चकिया से, जो कि मोतिहारी में है, ईस्ट चंपारण में है। इन पर आरोप था कि एक मोटरसाइकिल चोरी होती है और मोटरसाइकिल के जो मालिक है उनकी मर्डर होती है। उस मामले में इन दोनों को 2 यूथ हैं, इनको इनके घर से उठाया जाता है और देर रात को इनके परिवार वालों को बताया नहीं जाता कि क्या कारण है। इन्हें सीतामढ़ी ले जाया जाता है, डुबरा पुलिस चौकी, और वहाँ पे रात को इनको टॉर्चर किया जाता है और अगले दिन अचानक खबर आती है कि इन दोनों की मौत हो जाती है। दोनों बहुत ही फिजिकली फिट थे, इन्हें कोई बीमारी नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ये खुलासा होता है कि इन्हें जब ये कस्टडी में थे इनकी टॉर्चर हुई थी। परिवार वालों का साफ तौर पे कहना है कि जब उनके शरीर को देखा गया तो उस पर चोट के निशान थे, यहाँ तक कि जो कील होते हैं वो भी उनके शरीर में गाड़े गए थे।
नेल्स जो था वो भी पियर्स किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया था, जिसके बाद ये मामला प्रकाश में आता है और तब जाके कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज करने को तैयार होती है। लेकिन हैरानी की बात है, जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप था उन्हें कस्टडी में भी लिया जा चुका था, उन्हीं पुलिसकर्मियों को फिर कहीं ना कहीं बिहार पुलिस ही भागने का मौका देती है। तो साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि किस तरीके से पुलिस जान चुकी थी कि उनके 8 सहयोगी जो हैं इस पूरे मामले में फंस चुके हैं। वहाँ के एसपी का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है। परिवार वालों का साफ तौर पे कहना है कि ये कस्टोडियल डेथ का मामला है, इसमें जो 8 पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें अभी तक क्यों नहीं सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है और जो भागने का मौका दिया गया है इन पुलिसकर्मियों को, जो आरोपी है, अब इन्हें पुलिसकर्मी ना कहा जाए, इन्हें आरोपी कहा जाए, और इन आरोपियों को भागने का जो मौका दिया गया है उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी क्यों ना कार्रवाई की जाए। महज ट्रांसफ़र और सस्पेंशन से कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं पुलिस का जो असली चेहरा है वो बेनकाब हुआ है कि किस तरीके से ये जल्लाद पुलिस है, जिनकी ड्यूटी है लोगों को रक्षा करना, वही कहीं भक्षक बन जाते हैं। तो आखिर लोग किसके सहारे जिएंगे? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो सुशासन का छवि नीतीश कुमार दिखाते हैं और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पेश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावा जो है वो खोखला साबित होता है जब ऐसे केसेस सीतामढ़ी से सामने आते हैं और सरकार इस पर बसती हुई नजर आती है। जी श्याम, जैसे कि आपने बताया कि फिर एक बार दोहराना चाहूंगा यही सवाल कि जिस प्रकार से ये जो आरोपी पुलिसकर्मी है, ये जो जिनको एक पुलिस कस्टडी में रखा गया था, वो भी वहां से कैसे भाग निकले, और क्या वो जो पुलिस थाना है उसके दायरे में अगर वो वहां से भाग चुके हैं तो क्या उस पुलिस थाने में जो लोग हैं, अफसर वहां के हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किस प्रकार से हुई है? देखिए, अभी कार्रवाई की बात हो रही है, जो कि सरकारी महकमे में हमेशा होता है, कहा जाता है कि जांच का विषय है, जांच हो रही है। तो इस संदर्भ में भी यही कहा जा रहा है कि जांच का विषय है, जांच हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पुलिसकर्मी होते हैं उनके पास आर्म्स होता है, एम्युनिशंस होता है, वो कहीं अगर उनके पास टेलीफोन होता है, एसएचओ के पास लोकल पुलिस स्टेशन का मोबाइल फ़ोन होता है, आखिर उसने किसे हैंड ओवर किया? वो सब पुलिस स्टेशन में अगर हैं तो उन लोगों ने किसे हैंड ओवर किया? किसने उसको उनसे स्वीकारा है या अपने कस्टडी में लिया? ये सभी जांच का विषय है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस पूरी तरीके से संदेह के घेरे में है। इसमें सिर्फ महज कुछ पुलिस कांस्टेबल्स को या कुछ एसएचओ को सस्पेंड करने से नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं ऊपर से खेल हुआ है, ऊपर से ही आदेश हुआ होगा, तभी इतने बड़ी संख्या में 8 पुलिसकर्मी फरार हो जाते हैं और अभी तक एक की गिरफ्तारी नहीं होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कहने के लिए कि किस तरीके से पुलिस के महकमा जो है बिहार में वो काम कर रहा है। पुलिस दरअसल बिहार में मस्त है शराबबंदी के बाद शराब पकड़ने में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से प्रशासन से और सरकार से ये उन्हें कह दिया गया है कि क्राइम पे तो आप देखिए ही, लेकिन क्राइम से ज़्यादा प्रायोरिटी शराबबंदी है और शराब लेकर अगर कोई घूम रहा है तो वो पकड़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे सरकार की और नीतीश कुमार की छवि चमकती है। तो यही दरअसल पुलिस भी अब जान चुकी है कि अब लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम से ज़्यादा उनके लिए उपलब्धि होगी अगर वो शराब को कोई पकड़े, क्योंकि बिहार एक ड्राई स्टेट है और उससे कहीं ना कहीं जो मुखिया है नीतीश कुमार, उनकी छवि निकलती है। जी श्याम, एक आखिरी सवाल आपसे, ये बताएं कि इन पुलिस कर्मियों पर क्या चार्जेस लगे हैं? आपने कहा कि नया अलग एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या इन पुलिसकर्मियों के नाम इस एफआईआर में शामिल है और क्या चार्जेस इन पुलिसकर्मियों पर लगे हैं? देखिए, जो नया एफआईआर दर्ज हुआ है दरअसल पुलिस उसे किसी को बता नहीं रही है। साफ तौर पे जो कहा जा रहा है कि इसमें नाम किसी के नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो 8 पुलिसकर्मी हैं उन्हें डिसमिस कर दिया गया है। तो खबर ये आ रही है कि इन 8 का नाम उसमें दिया गया है, लेकिन डीजीपी का साफ कहना है कि अगर हम कुछ दिन और इंतजार करते हैं कि अगर वो लौट के आ जाते हैं, मानो वो स्कूल के बच्चे हैं, वो कहीं स्कूल से चले गए हैं, वापस लौट के आ जाएंगे, तब उन्हें सस्पेंड नहीं, उन्हें डिसमिस नहीं किया जाएगा, वरना हम डिसमिसल कर देंगे। तो भगवान जाने पुलिस के जो डीजीपी हैं वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। क्या वो सोच रहे हैं कि आराम से वो लौट आएंगे 8 पुलिसकर्मी? वाकई नहीं लौटेंगे। कहीं ना कहीं अब सबूत मिटाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। कुछ फाइल्स के जो पेपर्स हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उन्हें मिटाने की कोशिश की जाएगी। अब कोशिश यही होगी और कहीं ना कहीं जो पुलिस श्याम दोबारा आपसे पूछ रही हूँ, जी श्याम आपसे ये दोबारा पूछ रही हूँ ताकि हमारे सारे पैनलिस्ट ये सुन ले, क्या एफआईआर में पुलिस कर्मियों का नाम दर्ज है? और दूसरा सवाल, पुलिस कर्मियों पर क्या चार्जेस लगे हैं?
जी, जाहिर तौर पे इन 8 पुलिसकर्मियों का नाम है। जब इन्हें डिसमिस कर दिया गया है इन चार्जेस पे, कस्टोडियल डेथ के चार्जेस पे, तो जाहिर तौर पे इन 8 का नाम रहेगा ही। और जब डीजीपी कह रहे हैं कि अगर ये सरेंडर नहीं करते तो इनका डिसमिसल हो जाएगा, तो आखिर सस्पेंशन किस बात पे, तो जाहिर तौर पे इनका भी नाम है। उनपे किन धाराओं को लगाया गया है ये अभी जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पे कस्टोडियल डेथ हुआ है, पुलिस भी ये मान रही है, तो कहीं ना कहीं हत्या का मामला तो दर्ज होना ही चाहिए। और अभी तक पुलिस इसका खुलासा नहीं कर रही है कि आखिर कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं। एसपी को ट्रांसफर कर दिया गया है, नए एसपी आए हैं, साफ तौर पे कहना है कि वो पूरे केस को देख रहे हैं, वो नए सिरे से इसे जांच कर रहे हैं। और जो 8 पुलिसकर्मी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी की कोशिश फिलहाल की जा रही है। जी श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए अब जुड़ रहे अरविंद निषाद, जो कि जेडीयू के स्पोक्सपर्सन है, सीपाल सिंह पूर्व आईजीपी रह चुके हैं पंजाब के, और उषा ठाकुर जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। उषा ठाकुर, शुरुआत आपसे करेंगे। बताएं कि पुलिस जो है समाज के रक्षक माने जाते हैं, वो उसी पुलिस पर जब कानून तोड़ने का अपराध लगता है और इस तरह आरोप लगता है, इस तरह के घिनौने आरोप लगते हैं कि उन्होंने किसी को कस्टडी में मारा, पीटा, कीला उन्होंने ठोक दिया था उनके पैरों में और उनको मार डाला, इस तरह के जब आरोप लगते हैं, संगीन आरोप लगते हैं, तो फिर क्या पूछना, क्या कहना चाहिए, क्या सवाल उठाना चाहिए यहाँ पर, और सरकार को इसको कितनी संजीदगी से लेनी चाहिए? देखिए, विगत कुछ महीनों से लगातार पुलिस की मदद से मुजरिम भाग रहे हैं। इसके पहले भी मंजू वर्मा वाला केस हुआ था, जिसको बहुत ज़्यादा हंगामा करने पर तब वो वापस लौटी। जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर से ही गायब हुई थी। उसी प्रकार ये जो पुलिसकर्मी भागे हैं 8, क्यों भागे हैं? भागे हैं क्योंकि वहीं पुलिस वालों का साथ है, उनका हाथ है। ये अराजक स्थिति है बिहार में, जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बलवान आदमी कमज़ोर को मार कर खा जाता है। तो इन लोगों ने देखा कि 2 व्यक्ति आए, चाहे कैसा भी गुनाह किया, तो उन्हें उन पर कील ठोकने का या बुरी तरह 3rd ग्रेड का उनके साथ व्यवहार करने का कोई हक नहीं था, क्योंकि ये मनुष्यता के विरुद्ध है। लेकिन ये उन लोगों ने क्यों किया? कहाँ अनुशासन समाप्त हुआ? कहाँ पर कड़ियाँ टूट गईं? ये गुप्तेश्वर पांडे जी जो हैं वहाँ पर, उनसे पूछा जाए, क्योंकि उनके बारे में बहुत अच्छी छवि लोग समझते हैं। लेकिन उनके आने पर भी इस तरह से पुलिस वाले करे। 2 नौजवान जो सही स्वस्थ स्थिति में आए और उनको एकदम निर्जीव करके, मार के, उनको टॉर्चर करके, उनकी लाश को उनके परिवार वालों के हाथ में दिया, उन्हें देखने भी नहीं दिया जब तक वो मर नहीं गए। जी, तो ये तो बिहार की स्थिति है, जहाँ पर जो कहते थे सुशासन होगा, जंगल राज है, जिसको ये बिहार जो है अपने बल पर जी रहा है। उसमें कोई सुशासन नहीं है, जहाँ पर इस तरह से बर्बरता का परिचय पुलिस वाले दे, जो स्वयं एक रक्षक हैं। जी, पुलिस के बारे में कहा जाता है कि वो रक्षक हैं महिलाओं, बच्चे और देश और समाज के। ये प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। तो जब वहीं सुरक्षा नहीं है तो सुरक्षा कहाँ मिलेगी? जी बिल्कुल, सही सवाल तो मैं है। यही कहना चाहूंगी कि ऐसी सरकार, ऐसी पुलिस को हट जाना चाहिए। वहाँ पे दोबारा से कोई दूसरा राज्य आना चाहिए, जिनके अंदर संवेदनाएं हो, अनुशासन हो और नीतियां हो। जी, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे बिल्कुल संवेदनशीलता का अभाव तो दिखाई दे रहा है, बल्कि बर्बरता दिखाई दे रही है। और सीपाल सिंह जी, आपको सवाल यही है कि इस प्रकार से अगर पुलिस थाने में मारे जाते हैं 2 इस तरह के युवाओं को, जिन्होंने हो सकता है कि उनके ऊपर आरोप रखा था कि मोटरसाइकिल चोरी का, लेकिन पुलिस का इस तरह का जो बर्ताव है वो काफ़ी धक्कादेही है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मारा है, 3rd डिग्री तो हम कहते हैं, लेकिन अगर किले ठोके जाते हैं इन युवाओं के हाथ पर या पैर पर, तो आपको ये नहीं लगता है कि जो पुलिस की पकड़ होती है, पुलिस का जो एक कानून के प्रति एक दायित्व होता है, वो पूरा खत्म हो गया है? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि ये पुलिस के
जो सलूक है थर्ड डिग्री में और कस्टोडियल डेथ के ऊपर जो होती हैं, इसके ऊपर बहुत चर्चा होता रहा। चर्चे के बाद यही कहा गया कि पुलिस की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनको मिसयूज करती है पुलिस। डिस्क्रिशनरी पावर ये हुआ इस केस के अंदर कि आप उनको उठा के ले आए। अब सवाल होता है कि कब अरेस्ट डाला? अरेस्ट तो डाला ही नहीं होगा। 2-3 दिन तो पहले ही नाजायज कस्टडी में रहे। अगर अरेस्ट डाला है तो किस दिन को अरेस्ट डाला है? अब जो इस दौरान के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, कोई साइंटिफिक मीन्स तो इस्तेमाल करते नहीं है। दिस इज थर्ड डिग्री मेथड से आप उनको टार्चर कर से उनसे कन्फेशन लेना चाहते हैं या उनसे स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। इसके लिए कई स्ट्रिक्चर्स आ चुके हैं। सबसे बड़ा स्ट्रिक्चर ये है कि पुलिस को इमीडिएटली जब इस किस्म का केस होता है तो दूसरी जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको चाहिए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कॉल करके उनके बॉडी का इंक्वेस्ट कराया जाए कि किस किस्म की इसकी चोट है, क्यों ये चोट आई, किस किस्म की इंजरी हुई इनकी बॉडी के ऊपर जिसकी वजह से मरे। क्योंकि बाद में कोई एविडेंस मिलेगी नहीं, कोई इंक्वेस्ट है नहीं, किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, कोई जवाब नहीं। दूसरी बात, जब पुलिस थाने में होते हैं तो इट इज ओवर पावरिंग। वो बेचारा सस्पेक्ट है या अक्यूज्ड है, आपने उसको जब मार कुटाई की तो उसकी कोई विटनेस आपको मिलेगी नहीं। पुलिस के अंदर तो कोई विटनेस देने वाला नहीं है, आपके पास कोई विटनेस ही नहीं मिलेगी, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तीसरी बात, इसके अंदर कई एक चीज़ें और होती है। कई एक चीज़ें ऐसे हैं कि उसमें वो अपना कुछ पैसा खाना चाहते हैं, मार कुटाई मिले और मिल जाए, नहीं मिला तो चलो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का एक केस कर लिया कि हमने क्लियर कर लिया, हमने इन्वेस्टिगेशन का पता कर लिया। इसके अलावा अनफॉर्चुनेट बात ये होती है कि जो आदमी विक्टिम होते हैं कस्टोडियल डेथ के, कस्टोडियल टार्चर के, ये आदमी नॉर्मली वीकर सेक्शंस को बिलोंग करते हैं या पुअर क्लासेस को बिलोंग करते हैं। जो तो इन्फ्लुएंशियल होते हैं उनके ऊपर तो आप टार्चर करेंगे ना कोई रिसोर्सफुल होगा, आप नेकेड हो जाएंगे, आपको नंगा कर देंगे पुलिस को। लेकिन ये वीकर सेक्शन के ऊपर जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, पुअर सेक्शन के ऊपर, मैं नहीं कहता वो क्रिमिनल नहीं होंगे, क्रिमिनल हैं या नहीं वो दूसरी बात है। सवाल ये है कि अगर वो क्रिमिनल भी है तो क्या उसके ऊपर टार्चर होना चाहिए? क्या एक कस्टोडियल डेथ का क्या इसका कोई नतीजा निकलता तभी है अगर इसकी कोई एविडेंस मिलेगी। तो अभी आपने वो पुलिस वाले दौड़ गए हैं, उसके दौरान में कोई थोड़ी बहुत जो एविडेंस होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। मेरा कहने का ये है कि जो लॉ है, हमारा लॉ तो है, सब्सटेंटिव लॉ तो है कि ये होना चाहिए, लेकिन प्रोसीजरल लॉ के ऊपर जो होता है उसके अंदर बहुत हेर फेर हो जाता है। वो प्रोसीजर लॉ फॉलो ही नहीं होता। उसके अंदर जो जिन आदमियों को आपने मार दिया उनका इंक्वेस्ट नहीं हुआ, कोई एविडेंस नहीं हुई, जब ये केस जाएगा कोई कन्विक्ट ही नहीं होगा, कोई केस कन्विक्ट ही नहीं होगा, किसी पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। तीसरी बात बड़ी जबरदस्त, डिपार्टमेंट इलेक्शन हमने सस्पेंड कर दिया, फिर कह दिया डिसमिस कर। अरे डिसमिस तो आप ऐसे करेंगे ही नहीं, आप पहले सस्पेंड करके उनको हाजिरी करें, उनको हाजिर करें कि ये हाजिर रहेंगे, उसके बाद उनकी इमीडिएट इंक्वायरी करके डिसमिसल के ऑर्डर दें। आपने ऐसे किसी को कह दिया जो सस्पेंड कर दिया है, किसी को कह दिया डिसमिसल कर दिया, कैसे? कोई लॉ है? पहले तो आप उनको सस्पेंड किया तो आपको दे शुड बी प्रेजेंट, उनको पुलिस में हाजिर होना चाहिए, हाजिरी रहनी चाहिए। दे कैन नॉट लीव द पुलिस स्टेशन ड्यूरिंग सस्पेंशन अंडर लॉ, और उस दौरान में उनकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके तब जाके डिसमिसल होगा। तो ये सब कहानी है, बातूनी कहानी है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20A भी इसमें कई कुछ करता है, हमारा लॉ भी कहता है इस टार्चर के खिलाफ, लेकिन ये जो प्रोसीजरल लॉ है उसको फॉलो नहीं किया जाता। जी अरविंद निषाद जुड़े जेडीयू के प्रवक्ता है। अरविंद जी बताएं कि बिहार में इस वक्त कानून के रखवाले जो है खुद यहाँ पर कानून तोड़ रहे, तो हम ये मान लें कि वहाँ पर बिहार में जो कानून का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से पूरी तरह से फेल हो गया है यहाँ पर? देखिए मैडम, कोई एक घटना से किसी राज्य के कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं कि बिहार में जंगल राज स्थापित हो गया या बिहार में कानून का राज स्थापित नहीं है। सवाल यह है कि ये घटना घटी है, इस घटना में जो भी पुलिसकर्मी शामिल हैं उन सभी पुलिसकर्मियों के ऊपर जांच करके पुलिस विभाग स्वयं डीजीपी और उस जिले के एसपी पूरी गंभीरता से इस घटना को ले रहे हैं और उस तत्कालीन एसपी को ट्रांसफर करके दूसरे जगह पर भेज दिया गया है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। मैं समझता हूँ कि इसके पहले भी बिहार में इस तरह के कुछ अमानवीय अरविंद जी आप जो कह रहे सही बात है, लेकिन जो पुलिसकर्मी है जिन पर ये आरोप लगा है वो पुलिसकर्मी फरार है।
करीब करीब 1 हफ्ता होने आ रहा है, अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, ठीक है। अभी मुजफ्फरपुर में एक घटना घटित हुई थी। ये फाइनेंस कंपनी का सारा उनका ज्वेलर्स और नगद राशि लूट लिया गया था। कोई सबूत नहीं छोड़ा था, फिर भी पुलिस ने जांच किया और पुलिस ने उस घटना में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने उस घटना में शामिल सभी आप चोरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कस्टोडियल डेथ की बात हो रही है। मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद आप सवाल। उस उद्भेदन कांड में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को मुख्यालय स्तर पर सम्मानित किया गया। ऐसा नहीं है कि बिहार की पुलिस जांच करने में सक्षम नहीं है। बिहार की पुलिस पूरी तरीके से जांच करने में सक्षम है और घटनाएं तो घटती रहती है। आखिर कानून नहीं, आप ऐसे कैसे कहते हो कि घटनाएं घटती रहती है? ये घटना ना घटे इसलिए कुछ नहीं करेंगे आप? इस तरह की अगर घटनाएं घटती है, इस तरह की घटनाएं घटती ये कोई मामूली घटना लगती है आपको? कांड में ये आपको कोई मामूली घटना लगती है क्या? कभी मंजू वर्मा, कभी ये पुलिस अगर आपने सवाल किया है तो धैर्यपूर्वक उत्तर भी सुनने का काम करेंगे। मेरा गुजारिश ये होगा आप सभी तमाम पैनलिस्टों से। नहीं, आपको सवाल यह है, आप कह रहे हो कि घटनाएं घटती रहती है, तो ये कोई मामूली घटना है क्या? नहीं, मैं तो कह नहीं रहा हूँ कि मामूली घटना। तो आप इसको मामूली तौर पर कैसे बताते हो कि घटना ये घटना ही नहीं है, ये बहुत ही गंभीर घटना है। प्रयोग किया है क्या? मैंने मामूली शब्द का प्रयोग किया है क्या? नहीं, आपने प्रयोग शब्द प्रयोग किया नहीं है, लेकिन आपका कहना वही है कि घटनाएं, आप इसे घटनाएं कहते हो, आप इसे घटनाएं कहते हो, आप मानोगे नहीं। आपने कैसे मान लिया? फिर आपने कैसे मान लिया कि ये मामूली घटना मैं कर रहा हूँ? नहीं, तो ऐसी घटनाएं घटती रहेगी, ऐसा आपका कहना है? अरविंद जी, आपका कहना है ऐसी घटनाएं घटती रहेगी? अरविंद जी, आप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2 युवकों की जिनकी मौत, आरोप लगा है यहाँ पर कि उनकी मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। ये भी आरोप लग रहा है कि टॉर्चर किया गया है उन लोग को, और आप यहाँ पर पुलिस की पीठ थपथपा रहे, आप पुलिस की वाहवाही कर रहे हैं। किसी चोरी का इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि घटनाएं घटती रहती है और हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप कितनी संजीदगी से ले रहे हैं ये मामले को? जिस तरह से पूरी संजीदगी के साथ मैंने आपका प्रश्न सुना है, ठीक उसी प्रकार पूरी संजीदगी के साथ मेरा उत्तर भी सुनेंगे तो दर्शक और मेरे साथ भी आप न्याय करेंगे। जिस घटना का उल्लेख मुजफ्फरपुर की घटना का मैंने किया था, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना थी। उस समय के तत्कालीन मीडिया, प्रिंट मीडिया ने इसको छापा था कि इस प्रकार की घटना राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हुई है। उस घटना में शामिल सभी अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा। ठीक उसी प्रकार प्रोफेसर पापिया घोष पटना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थी इतिहास विभाग की, और तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष की महासचिव की वो बहन थी। उस घटना में उनकी गोली मारकर अपराधियों ने मृत्यु कर दिया था, उनकी हत्या कर दिया था। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया था। बिहार सरकार ने दावा किया कि इस घटनाकांड में शामिल चाहे अपराधी आकाश में हो या पाताल में, उनको खोज निकालेंगे। सारे लोग पकड़े गए, आज सलाखों के पीछे है। मैंने क्या कहा? नहीं, आप अरविंद जी, आप जो कह रहे हो ना, वो ऐसे कुछ उदाहरण आप दे रहे हो कि जिन उदाहरणों का और ये जो घटना घटी है उसका अगर संबंध लगाए तो संबंध नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये घटना जिस तरह से ये पुलिस कस्टडी में 2 युवकों की मौत हो, उनको मारा गया है, उनका खून किया गया। क्यों नहीं? मुझे बताया जाए, जिस हम नेशनल चैनल पे बैठे हैं, मिरर नाउ चैनल पर बैठे हैं, ये नेशनल इशू बन चुका है। जिस प्रकार से पापिया घोष का हत्याकांड भी नेशनल इशू बन चुका था। नहीं, आप हत्याकांड की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। जब अगर इस तरह का रवैया आपका रहेगा, पापिया घोष की भी चाकू आप अगर पहली वाली बातें बताते, ऐसे 10 कांड बताए जा सकते हैं कि जिसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है बिहार में। या तो आप बिहार के चीजों को आप गंभीरता से नहीं लेते हैं, या यहाँ जांच पर जो सफलतापूर्वक पुलिस विभाग ने बिहार की चीजों को गंभीरता से आप नहीं ले रहे हैं। बिहार की चीजों को आप गंभीरता से नहीं ले रहे, क्योंकि आप कह रहे हो कि इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। बिहार पुलिस और बिहार के अरविंद निषाद, यहाँ पर गंभीरता आप नहीं दिखा रहे। अरविंद निषाद, गंभीरता आप नहीं दिखा रहे, सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे, उल्टा आप पलट कर कुछ और ही बात कर रहे। चर्चे के फोकस से आप हट रहे। अब रुकिए,
रुकिए, उषा ठाकुर यहाँ पर कुछ कहना चाह रही है। उषा जी बताएं। दिशा को मोड़ रहे हैं। मैं बताइए। यही कहना चाह रही हूँ कि ये अपनी बातों की दिशा को मोड़ रहे हैं, अपने आप को जवाब देने के काबिल नहीं है, क्योंकि लगातार बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और पुलिस प्रोटेक्शन में पुलिस भाग निकली है, उसमें मार दिया गया है 2 लोगों को। इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और मैं बिहार जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि पुलिस का वहाँ पर रवैया बहुत ढीला है। जो पैसे वाले हैं, उच्च वर्ग के हैं, वो गलती भी करें तो पैसे खाकर चुप बैठे रहते हैं। इन लोगों को पुलिस के ऊपर इन लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। और ये जो नेता आते हैं वो अपनी संवेदनाएं समाज और मनुष्य के प्रति छोड़कर तब इस सत्ता में बैठते हैं। आपको समय मिलेगा बात करने के लिए। जी, साथ साथ हमारे ये इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं क्योंकि ये सारी संवेदनाएं इस देश मनुष्य के प्रति छोड़कर तब उस सत्ता में आते हैं। तो कहते हैं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और रोज होंगी, रोज ही मारे जाएंगे कुछ लोग प्रशासन के अंडर में। किसी का भी नौजवान बच्चा कील ठोक ठोक के मार दिया जाएगा। ये कौन सा न्यायपूर्ण काम है? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जी इस तरह से बोलते हुए। जी उषा जी, हमारे साथ और रमाकांत। इन्हें कोई सत्ता में बैठने का हक नहीं है जब सामान्य आदमी उषा जी थोड़ा एक और सवाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस चर्चा को लेकर। रमाकांत गौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत गौर जी, एक विधिज्ञ के तौर पर आप ये बताइए कि किस प्रकार से इस घटना को बिहार सरकार ने सामने आकर एक तरह से गंभीरता से लेना चाहिए था, क्योंकि अरविंद निषाद जो कि स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं घटती रहती है और ऐसी घटनाएं घटने के बाद उसे रोकने के लिए अगर किसी गंभीरता के साथ कदम नहीं उठाया जाए तो इसका असर पूरे आने वाले समय में किस तरह से हो सकता है? अरविंद जी का ओपनिंग सेंटेंस था, किसी एक घटना से यह स्थापित नहीं होता कि बिहार में जंगल राज हो गया। और उसके कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि घटनाएं तो घटती रहती हैं, काश इनके घर के किसी सदस्य के साथ ऐसा हुआ होता तो ये घटना दुर्घटना से कहीं ज्यादा इन्हें अपराध दिखने लगता। फिर उन्हें उस घटना में पुलिस की बर्बरता दिखाई देती। जाके पीर न फटे बिवाई, वो है का जाने पीर पर आई। राजनीतिक तथ्य बता देना, लंबे चौड़े स्टेटमेंट दे देना, अपनी पार्टी के बारे में राजनीतिक राय रख देना बहुत आसान काम होता है। इस बात का दर्द शायद उन्हें महसूस नहीं हो रहा कि एक युवक को अपराधी था, एक्यूज था, विषय है, आप कीले गाड़ कर उसकी थाइस में, उसके सोल में, उसके रिस्ट में आप उसके साथ एक गैर कानूनी तरीके से विवेचना के नाम पर जो अपराध कर रहे हो, उसको बचाने का कुत्सित प्रयास है। क्यों नहीं मानोगे? रमाकांत जी, अपराध को बचाने का प्रयास, अरविंद जी, अपराध को बचाने का प्रयास नहीं करना। अरविंद जी, मेरी बात और आपकी बात पूरी देश की जनता सुनेगी। जी अरविंद जी आपके पास आएंगे और रमाकांत जी को अपनी बात रखने दीजिए। रमाकांत जी, इस देश में आज भी जो पुलिस एक्ट है वो 1861 से लगातार चला आ रहा है। देश को लगातार, देश में लॉ कमीशन ने 1778 रिपोर्ट दी। लॉ कमीशन ने कहा कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के साथ ऐसा व्यवहार होता है, नहीं होना चाहिए। उससे पहले 1980 से 83 के बीच में ऑल इंडिया कमेटी ऑन जेल रिफॉर्म्स पे बात हुई, पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई, तब कुछ नहीं हुआ। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 2007 में नेशनल पॉलिसी ऑन प्रिजन्स पे बात की, तब भी कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 22/9/2006 को प्रकाश सिंह के केस में पुलिस रिफॉर्म को यूनिफॉर्मली लागू करने के लिए बात कही, तो किसी स्टेट ने वो पुलिस रिफॉर्म आज तक लागू नहीं किए, क्योंकि राजनीतिक रूप से वह उन्हें फायदा नहीं देता। और उसका नुकसान हमें यह होता है कि आज पुलिस को जो उसका शासन है, उसका तंत्र है, उसकी में जो अच्छे लोग हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जाता। वही लोग आगे आ पाते हैं जो राजनीतिक मकसदों को पूरा करने में राजनीतिज्ञों की और अपराधियों के इस माफिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं। जी, ये एक ऐसा विषय हुआ कि ये कस्टोडियल डेथ का ही अकेला विषय नहीं है,
ये परिचायक है कि रक्षा बना जी, जहां जो रक्षा करने वाला है अगर भक्षक हो गया है आदमी, उस व्यक्ति के प्रति, उस शासन के प्रति, उस प्रशासन के प्रति एक आम आदमी में कितना विश्वास हो पाएगा। जी रमाकांत जी बने रहिए हमारे साथ। अरविंद निषाद, आपको सवाल ये है, नहीं आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन सवाल का जवाब भी दीजिएगा और उसे टालने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सवाल ये है, बहुत बड़ा सरल और आसान सवाल है आपके लिए कि जिन ये जो आरोपी पुलिस जो है उनको पुलिस कस्टडी में से भी भागने को मदद की गई थी, ऐसे वक्त उस पुलिस थाने पर उन पुलिस कर्मियों के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है अब तक? ठीक देखिए रमाकांत जी को मैं पहले रिस्पॉन्ड करता हूँ। आईपीसी का निर्माण कोई हमारी मैंने आजाद हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं किया था। आईपीसी का निर्माण और गठन उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। नहीं, काफी वैज्ञानिक ये कोई नहीं उसमें आप पर कोई उन्होंने ये अधिकार रखा नहीं है, वो बात आप छोड़ दीजिए। उस बात को अब मतलब वो 1880 में जाने की 1861 में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरविंद जी आप जवाब दीजिए, अब क्या करेगी आपकी सरकार? सर मुझे 10 सेकंड दे सर। जी बताइए। 10 सेकंड दे सर। हेलो जी बताइए। हाँ, आईपीसी का निर्माण वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ऐसा महसूस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि इस देश में अपराध की घटनाएं हो रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आईपीसी का गठन किया। क्या ऐसा नहीं माना गया था कि यही मान करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आईपीसी का निर्माण किया कि जो लोग अपराध करेंगे उसको कानून के तहत सजा दी जाएगी? इसी को आधार बना करके ना सरकार ने आईपीसी का गठन किया। तो आपका क्या कहना है? यह कह दिया कि घटनाएं घटते रहती है, तो इसको आप मामूली कैसे मान लिए? इसी को आधार बना करके आईपीसी का निर्माण किया गया और बाद में फिर सीआरपीसी का गठन किया सरकार ने। तो सवाल यह है कि घटनाएं घटित हुई, अब उस घटना में शामिल जो भी पुलिसकर्मी है निष्पक्षता से पुलिस जांच करेगी, और जो कोई पुलिसकर्मी फरार है, ऐसा नहीं है कि देश के बाहर चले गए हैं, राज्य में ही है या देश के किसी भूभाग में होंगे, उनको सामने लाया जाएगा और किस प्रकार घटना घटित हुई, क्या उन पर प्रेशर था। नहीं आपने ये पुलिसकर्मी जो है अरविंद जी आपने ये जो पुलिसकर्मी जिस पुलिस थाने में उनको अरेस्ट करवाया गया था या फिर उनको लाया गया था, उस पुलिस थाने से वो भाग गए, क्या आपने कार्रवाई अब तक की है इस पुलिस थाने के ऊपर, जिस पुलिस थाने में उनको लाया गया और फिर वहां से भगवाया गया? आखिर जांचोपरांत में कार्रवाई की जाएगी कि उस आखिर भगाने में किनकी भूमिका है। एक थाने में तो कोई अकेले कोई इंस्पेक्टर या उनकी सहायता के लिए सब इंस्पेक्टर होते नहीं, जमादार होता है, हवलदार होता है, सारे स्तर के लोग पुलिस पदाधिकारी होते हैं। आखिर जांचोपरांत में किन्हीं को सजा दी जाएगी कि हाँ आपकी लापरवाही से जी ठीक है। अरविंद जी ये बता दे कि ये जो पुलिसकर्मी फरार है उन्हें ढूंढकर पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है, क्या किया गया है राज्य में? राज्य में नहीं, जिले स्तर पर, चूंकि जिले का मामला है, डीजीपी ने स्वयं पूरे घटना की मॉनिटरिंग की है और पूरे घटना को मॉनिटरिंग करने के आधार पर जो नए पुलिस अधीक्षक वहां गए हैं उनको पूरी आजादी दी गई है अपने स्तर से छानबीन कर पूरी घटना में शामिल सभी पुलिसकर्मियों या सिविलियन को गिरफ्तार करने के लिए और उन पर मुकदमा चलाने के लिए, और जो जिनकी हताहत हुई है उनके साथ न्याय करने के लिए पूरी आजादी उनको दी गई है। इस परिवार से कोई मिलने गया है सरकार की तरफ से? अभी तक तो इस प्रकार की कोई समाचार मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आगे से ध्यान रखा जाएगा और सरकार का प्रतिनिधि कोई जाएगा। यानी बात को करीब एक हफ्ते से ज्यादा ही हो गया है। मान लीजिए इन दोनों युवाओं के मौत के बाद अब तक सरकार में किसी के पास अब तक कोई वक्त नहीं बना पाया कि जाके परिवार से मिल ले। पुलिसकर्मी फरार हो गए, आपने कहा कि आपने जो है वहां पर ट्रांसफर करा दिया है, किसी को नियुक्त किया है और जो नियुक्त अफसर है उनको पूरी आजादी दी है। आपको ये नहीं पता है कि ऑन ग्राउंड क्या कदम उठाए गए?
अरविंद जी बने रहिए हमारे साथ। सारे पैनलिस्ट से भी मेरी गुजारिश है कि बने रहे हमारे साथ। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात कर रहे हैं यहाँ नेशन नाउ पर बिहार में हुए, बिहार के सीतामढ़ी से जो केस आया है, कस्टोडियल डेथ का यहाँ पर आरोप लगा है पुलिस कर्मियों पर, उसी के बारे में चर्चा यहाँ जारी है। बात करेंगे रमाकांत गौर आपसे। गौर साहब, यहाँ पर जैसे सीपाल सिंह पहले कह रहे थे कि अरेस्ट कब हुआ था, अरेस्ट कब रजिस्टर हुआ था, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा जो परिवार वाले हैं, परिवार वालों का कहना है कि जो एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर की कॉपी उन्हें नहीं दी गई, पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम का कॉपी अब तक उन्हें नहीं मिला है। यानी कई लेवल्स पर यहाँ पर जगह जगह बार बार जो है यहाँ पर कानून का उल्लंघन हुआ है। जी, रमाकांत गौर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सीपाल सिंह, क्या आप मानते हैं कि यहाँ बार बार पुलिस ने कानून का उल्लंघन किया है? बिल्कुल, मैं आपको तवज्जो देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जब आज तक आप देखिए कुछ प्रोग्रेस होती है, फिर उतना ही रेकुलेशन हो जाती है। बिहार में एक बड़ा ज़बरदस्त हादसा हुआ था कुछ साल पहले, जब जेल के अंदर कुछ एक अक्यूज की आंखों को निकाल दिया गया था। ये बहुत हिस्टोरिकल और डास्टरली क्राइम था। इसके ऊपर बड़े कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठे और उसके बाद कहा गया कि इसको प्रोग्रेस करना चाहिए, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को ख्याल करिए। क्या वो आपके जेल के अंदर आप उसकी आंखें निकाल रहे हैं? ये बिहार का हादसा था। मैं बिहार में रहा हूं कुछ देर, कुछ हालात के लिए। जो पुलिस स्टेशन है यहाँ के, ऐसी तरह उनके पास पुलिस स्टेशन में ना तो उनके पास कोई इक्विपमेंट है, ना उनके पास कोई इन्वेस्टिगेशन टूल है, ना उनके पास प्रॉपर मैन पावर है। होता क्या है कि मॉडर्नाइजेशन ग्रांट जो सेंटर से मिलती है उसको इस्तेमाल करके बिहार पुलिस गाड़ियां खरीदती है कुछ हद तक मोबाइल करने के लिए। सो मॉडर्नाइजेशन का सवाल ही छोड़िए कि क्या उसके इक्विपमेंट है। तीसरी बात, अगर मॉडर्नाइजेशन नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन डिग्निटी की वैल्यू ही कोई नहीं, अब मारना शुरू कर दे। मैं इसमें 3 सवाल खड़ा करना चाहता हूं। सबसे पहले, कब उनको पिकअप किया गया, कहां से पिकअप किया गया, टाइम ऑफ पिकअप, डेट ऑफ पिकअप, पिकअप करके उनको पुलिस कस्टडी में कैसे रखा गया। एफआईआर अरेस्ट होने के बाद अगर ये कल को ये कहें कि उनके पहले से इंजरी थी, तो क्या इन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन किया अलाइज्ड अक्यूज का लेने से पहले कस्टडी के? दूसरी बात। तीसरी बात, आपने टार्चर किया, एलिगेशन है आपके टार्चर की, तो पुलिस के टार्चर के बाद क्या आपका हक नहीं बनता कि जिन आदमियों पर टार्चर का इल्ज़ाम है पुलिस वालों को, उनको नज़र के अंदर रखा जाए? आप उनको छोड़ देते हैं कि जब मर्जी दौड़ जाए। अगर वो अगर कनाइमस से नहीं दौड़े, और अगर वैसे भी दौड़ गए, इज अ ग्रेट नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज कि जो अक्यूज कांस्टेबल है, अक्यूज पुलिसमैन है, वो आपकी कस्टडी से दौड़ गए। ये एक तरफ का बात है। अब मैं दूसरी तरफ देखिए, अब इसके अंदर क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या एक्शन लेना चाहिए? भाई, सबसे पहले तो है कि आपको इमीडिएटली सारे रिकॉर्ड्स को, अगर आपने जायज़ इंक्वायरी करानी है, बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी करवाना चाहते हो, तो पहले सारे रिकॉर्ड्स को काबू में लिए, ताकि उसके साथ कोई टेम्परिंग ना हो। आफ्टर पुलिस के साथ में जाएगी। मैं रहा हूं, मुझे मालूम है कि पुलिस के साथ जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमें तो इन्वेस्टिगेशन करनी थी, हमें तो किसी तरीके से पता करना था ये क्या कर रहे हैं। वो ये कहेंगे, पुलिस वाले कहेंगे जी हमारे पास तो ये हथियार है, गवर्नमेंट मांगती है अक्यूज को पकड़ के पता किया जाए, हमने कोशिश किया, नहीं पता करेंगे तो हमारे पे ये इल्जाम लगता है, लैकडायसिकल अप्रोच करता है, इसलिए हमने जल्दी से जल्दी इंक्वायरी का, हमारे पास ये हैंडल है, हमने टार्चर कर दिया। तो सब रिकॉर्ड अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको उसका A to Z एवरीथिंग पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या खामियां रही, क्या क्या इसमें जानबूझ के किया गया। अब उसके बाद सिपाल जी माफ कीजिएगा, समय खत्म हो चुका है। सिपाल जी, आपने जो भी कह रहे हैं, अब अभी एक मिनट, मैं 1 मिनट में खत्म करता हूँ। इसमें भी 1 मिनट, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि उनके पास काम होगा, ये होगा, घटना होती रहती है। इस किस्म का एटीट्यूड नीचे पोल डाउन कर जाता है। कुछ देर पहले यूपी में किसी ने कह दिया नौजवान है, ऐसे रेप तो होते ही रहते हैं। अब होते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन चीजों की। इस तरह के जो बयान भी होते हैं वो काफी दुखदाई होते हैं। क्योंकि सिपाल जी माफ कीजिएगा, मैं आपको काट रहा हूँ आपकी बात को, क्योंकि समय की कमी है। लेकिन अरविंद निषाद, बिल्कुल 30 सेकंड में संक्षेप में ये बताइए कि
आप संजीदगी के साथ आने वाले दिनों में क्या इसकी तहकीकात करोगे? क्या किसी तरह की न्यायिक जांच इसकी होगी? इस पूरे गंभीर कांड की एक तरह से क्या आपने इतनी गंभीरता से इसे हामी देंगे, आप हामी भरेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, क्या न्याय दिलाया जाएगा? अभी जो सवाल उठा रहे थे कि बिहार में मॉडर्न पुलिस नहीं है, सेंट्रल से जो असिस्टेंट मिलता है उससे गाड़ियां खरीद ली जाती है या और भी इक्विपमेंट ले लिए जाते हैं। आप हामी भर रहे कि नहीं? न्यायिक जांच या किसी तरह की गंभीरता से आने वाले समय में जांच करेंगे या नहीं? अच्छा, एक बात हमको बताया कि आखिर न्यायिक जांच में अगर कुछ लेबोरेटरी टेस्ट भी करना पड़े, अगर कुछ उसमें वैज्ञानिक जांच की जरूरत पड़ेगा, तो उसी संदर्भ में हम तो उन्होंने जो सवाल उठाया था उसी के बारे में कहना चाह रहा था। जी, समय की कमी है अरविंद जी माफ कीजिएगा, लेकिन एक अहम मुद्दा है और बहुत ही ज्यादा संजीदगी के साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए बिहार सरकार ने और खास करके होम डिपार्टमेंट ने, क्योंकि जिस प्रकार से कविता ये पूरी घटना सामने आई है, काफी बर्बरता के साथ व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है। और मंदार, यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है पुलिस के रोल का, क्योंकि यहाँ पुलिस कस्टडी में मर्डर का आरोप यहाँ लग रहा है और साथ ही साथ ये भी सामने निकल कर आया है कि जो पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए थे इस मामले में, वही पुलिसकर्मी फरार भी हो गए हैं, पुलिस स्टेशन से फरार हो गए। इसी में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या बिहार पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के काबिल है कि बाहर से थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई या कि कोई और एजेंसी के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है। बड़ा सवाल है और ये सवाल हम पूछते रहेंगे जब तक कि हमें जवाब नहीं मिल जाता। यहाँ पर और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मंदार, नजर डालते हैं उस बड़ी खबर पर।